वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जूनियर असिस्टेंट की क्लास नंबर 8 आज आपको करवाएंगे। तो क्लास नंबर 8 में आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्लास नंबर 8 में बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। बिकॉज पेपर का अगर आप देखोगे 1 वीक का टाइम आपके पास रह गया है, तो अभी एमसीक्यू की फॉर्म में हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे स्कूल एजुकेशन और बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टॉपिक्स। तो इस टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे राइट टू एजुकेशन। क्यों कराएंगे उसकी बात करते हैं। उससे पहले अगर लॉयल मेंबर आपने ज्वाइन करना है तो किसी भी वीडियो पे या चैनल पे ज्वाइन बटन आपको शो हो जाएगा और इजीली आप बटन के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे एमसीक्यू राइट टू एजुकेशन पे। और राइट टू एजुकेशन का एक्ट जो है RTE, दैट इज राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट आपका आया था 2009 के अंदर, इसीलिए इस एक्ट को बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इस बेसिस पे हमने आपको एमसीक्यू करवाने हैं। तो पहला एमसीक्यू आपको, ये स्कूल एजुकेशन के एमसीक्यू होंगे जो आपके काम आएंगे, क्योंकि एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन पढ़ना मैंडेटरी है। तो राइट टू एजुकेशन इज एप्लीकेबल अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत शिक्षा का अधिकार 2009 जो अधिनियम है वो एप्लीकेबल है? आपने वो आर्टिकल का नाम बताना है। क्या वो आर्टिकल 20 है, क्या वो आर्टिकल 20A है, क्या वो आर्टिकल 21A है या आर्टिकल 23 है? ठीक है, ये बात आपने बतानी है। तो क्या होगा इसका आंसर? आप बिल्कुल याद कर लेना इस चीज को, 21A होगा इसका आंसर। और 21A जो है, सॉरी 21A जो है उसके बेसिस पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोलते हैं इसको। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों की फ्री और जो अनिवार्य एजुकेशन है वो आपका 21A के अंदर मेंशन है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लिया गया है आपका, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के हिसाब से लिया गया है। तो आपको पता है 21A है क्या? 21A आपका जो एजुकेशन का ये है, ये आपका फंडामेंटल एक्ट भी है। फंडामेंटल राइट, सॉरी नॉट एक्ट, राइट। तो अब आपको देखो कितने क्वेश्चन याद हैं। अब आपको क्वेश्चन याद है कि जो 21A है, एक तो आपका वो फंडामेंटल रूल है 21A, ठीक है। एक ये चीज आपको याद हो जाएगी कि 21A आपका क्या है? फंडामेंटल रूल है। दूसरा ये होगा फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए जरूरी होती है। वो कौन से साल के बच्चों के लिए होती है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। तो आपने यही चीजें याद रखनी है इसके अंदर। तो आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? डैश ऑफ द कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड एस्टैब्लिशेस द चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन। एक कन्वेंशन हुआ था, तो ये पूछते हैं कि कौन से कन्वेंशन में ये मेंशन हुआ कि राइट टू एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो उस कन्वेंशन का आपने नाम बताना है। तो क्या होगा वो आंसर? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद में आंसर का डिस्कशन हम लोग करते हैं। आर्टिकल 29, 21A, आर्टिकल 17 और नन, इनमें से बताना है कि कन्वेंशन के कौन से आर्टिकल में राइट ऑफ द चाइल्ड एस्टैब्लिशेस द चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन के हिसाब से, तो एक चीज आपको बता देते हैं, जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन, इसको CRC बोला जाता है, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अडॉप्ट की गई थी 1989 के अंदर, ठीक है। 1989 में UN की जनरल असेंबली में, ठीक है, जनरल असेंबली, वहां पे ये बात हुई थी कि चाइल्ड राइट एजुकेशन के बारे में
एक ट्रीटी बनाते हैं हम लोग, और वो 1989 के अंदर में बनाई गई, और चाइल्ड राइट्स के बारे में बात की गई। तो आर्टिकल 29 है ना जो इसके अंदर, वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ये करता है कि ये जो एजुकेशन है ये भी एक अधिकार होना चाहिए। तो आर्टिकल 29 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट ऑफ एजुकेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन, एंड फोकस द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो कुल मिला के बात है कि चाइल्ड एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चाइल्ड राइट कन्वेंशन में आर्टिकल 29 में मेंशन्ड है, जो आपका 1918 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, तो 29 का आपको पता लग गया कि 29 के बारे में क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। सेक्शन 24 ऑफ आरटीई डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ, ये टीचर्स की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। राइट टू एजुकेशन का पूरा एक्ट अगर हम पढ़ेंगे 2009 का, तो इसके अंदर जो सेक्शन 24 है वो बात करता है राइट टू टीचर्स की ड्यूटीज की, ड्यूटीज ऑफ द टीचर्स, कि टीचर्स की ड्यूटी क्या क्या होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ आरटीई इज हैज बीन टोल्ड दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट टू अ चाइल्ड इज ट्रीटेड एज टॉर्चर। ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर आप पनिशमेंट दोगे ना, तो उसका कहने का मतलब हरासमेंट ही होता है या टॉर्चर होता है। तो आपने बताना है कौन से सेक्शन में ये बात की गई है, 16 में, 17 में, 18 में या 19 में। तो सोचो बच्चों, अगर बेसिकली किसी ने थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में पढ़ा है तो इसको आप याद रख लेना सेक्शन 17 के नाम से, क्योंकि सेक्शन 17 में ही इस बारे में बात की गई कि नो चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नो चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो भी आपका आर्टिकल 17 ही, सॉरी सेक्शन 17 के बारे में बात की जाएगी इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 5। वर्किंग डे इज कंपल्सरी फॉर प्राइमरी टीचर्स इन द स्कूल अंडर आरटीई एक्ट इन 1 एकेडमिक ईयर। ये कहते हैं कि पूरे जो साल है, पूरा जो सेशन है, पूरे सेशन के अंदर जो प्राइमरी टीचर्स के वर्किंग डे हैं वो कितने कंपलसरी हैं। तो हाउ मेनी वर्किंग डेज आर कंपलसरी फॉर प्राइमरी टीचर्स इन द स्कूल अंडर आरटीई एक्ट इन 1 एकेडमिक ईयर। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, 250 दिन, 200 दिन, 220 दिन या 280 दिन। कितने हैं जो जरूरी हैं, मैंडेटरी है। ठीक है, तो सोचो और इसका आंसर दो। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका 200 डेज। कितने दिन, 200 दिन, यानी कि 200 दिन कंपलसरी हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए एक सेशन के अंदर पढ़ाना। क्लियर हो गया। चलो, अभी तक हमने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं। क्वेश्चन कैसे लगे आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बेसिक सी बात और बताते हैं जो बहुत पहले हमने बतानी चाहिए थी। तो राइट टू एजुकेशन 2009। अब कोई पूछे ये इनेक्ट कब से हुआ, इनेक्टेड, इनेक्टेड समझ में नहीं आता तो हिंदी में लिख देते हैं लागू कब से हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है जो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, जो आपके काम आए। ठीक है, ये हुआ बच्चों 4 अगस्त 2009। ठीक है, अगस्त में हुआ। अगस्त में कब हुआ, 4 अगस्त को लागू हुआ। ये चीज आपने जरूर याद रखना। ठीक है, अब वर्किंग डेज की बात चल रही है, तो वर्किंग डेज का बेसिकली थोड़ा सा आपको समझा देते। ये मैं क्लास लिख रहा हूं यहां पे, और ये होंगे मेरे वर्किंग डेज। याद कर लेना, जितने मैं समझाऊंगा उतने क्वेश्चंस आपके याद हो जाने चाहिए। क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक, अभी बताया आपको कितने दिन, 200 दिन। अब धीरे धीरे देखना है दिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 6 से लेके 8वीं क्लास तक ये 220 दिन हो जाते हैं। ये बच्चों आपने याद करने, अलग से क्वेश्चंस हम नहीं लाएंगे इनके लिए। ठीक है, आपके पेपर में जरूर काम आएंगे अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो। क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे आवर्स में पूछता है, घंटों में पूछता है,
क्लास के हिसाब से, तो घंटों में कैसे होगा? तो बच्चों देखो, आर्ट्स की अगर बात करेंगे तो पहली से लेके 5वीं जो क्लास है उस तक टोटल होंगे 800 घंटे। ये आपने ऐसे याद रखना है। और 5वीं से 8वीं तक अगर आर्ट्स आपको पूछता है तो कोई इसमें 200 घंटे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1000 घंटे। ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स लिखा होता है या केवल आर्ट्स लिखा होता है तो आपको इस तरह से जवाब देना है। डेज वर्किंग में पूछता है तो ये आपने टेबल याद रखनी। ठीक है, काम आएंगे आपके, इस चीज पे फोकस करना आप लोग। चलो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कितने टीचर्स दिए जाने चाहिए एक स्कूल में जहां पे क्लास पहली से लेकर क्लास 5वीं तक टोटल 65 स्टूडेंट्स अगर पढ़ते हैं तो एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कितने टीचर्स होने चाहिए? अब टीचर्स भी ना बच्चों के हिसाब से होते हैं। क्लास पहली से 5वीं है, 65 स्टूडेंट्स हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कम से कम आपको एक पूरी की पूरी टेबल हम पढ़ाएंगे, वो टेबल आपने याद रखनी है और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जवाब दे पाओ। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1 2 3 है। अब इसके हिसाब से जो आंसर है वो 3 हुए। ठीक है, कितने टीचर्स जरूरी होने चाहिए? 3 टीचर्स होने चाहिए। अब ये बात तो हमने सीख ली, 3 टीचर होने चाहिए। अब एक टेबल सिखाएंगे फिर आपके काम आएगा। ये देखो, ये टेबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये है नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड। अगर 60 तक बच्चे हैं ना आपके पास तो 2 टीचर होने चाहिए। अब 60 से क्रॉस कर गया, 61 से 90 तो 3 टीचर होने चाहिए। 91 से 120 हो गया तो 4 टीचर चाहिए। अब याद रखना है 120 से ऊपर होता है ना 200 तक, तो टीचर तो 5 ही एक बढ़ जाएगा ना, 4 है तो 5 टीचर, बट एक हेड टीचर भी चाहिए, यानी कुल मिला के 6 टीचर चाहिए यहाँ पे। 200 से ऊपर में क्या होगा? हर 40 स्टूडेंट पे तो एक टीचर, तो आप फॉर्मूले से आप लगा लेना भाई, हर 40 स्टूडेंट पे एक टीचर और प्लस में एक हेड टीचर। इस तरह याद रखना है। अब मान लो 210 ही है, मैं आपको इसका समझा देता हूं। 210 तो आपको पता है हर 200 तक से ऊपर में 40 स्टूडेंट पर, तो 40 पंजे कितने हो गए? तो 5 तो टीचर्स होंगे इसमें, प्लस में एक हेड टीचर होगा। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला किस पे बेस्ड था? वो तो 121 से 200 तक में था, 5 टीचर्स। तो आपको पता है ना 10 स्टूडेंट आपके एक्स्ट्रा हुए हैं तो एक टीचर और रहेगा यहाँ पे, यानी कि 210 में हम लोग क्या करेंगे? 210 में हम लोग करेंगे 5 की जगह 6 तो टीचर होंगे हमारे पास और एक होगा हेड टीचर। ठीक है। अभी जैसे 65 पूछा गया आपसे, 65 की जगह आपसे अगर 90 भी पूछा जाता तो भी टीचर 3 ही चाहिए होते। इसलिए इस टेबल को दोबारा से आप लोगों ने अच्छे से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना इसको। 60 बच्चों तक 2 टीचर, 60 से ज्यादा 90 तक 3 टीचर, 90 से ज्यादा 120 तक 4 टीचर, 120 से 200 तक टीचर तो 5 रहेंगे, एक हेड टीचर रहेगा। लेकिन 200 से ऊपर क्रॉस करता है तो हर 40 स्टूडेंट पे एक टीचर और प्लस में हेड टीचर। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आप। चलो, तो अब ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सी टेबल में आता था हमारा 61 to 90 में। तो इसके हिसाब से हमें 3 टीचर्स चाहिए थे। चलो याद कर लेना इस चीज को। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासरूम आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट आर एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस, एज वाइज मोर होमोजीनियस, नन। तो देखो ये सिंपल सा है, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना आपने, सिंपल याद रखना है। हेट्रो नहीं होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन जेंडर वाइज नहीं होता कभी भी, पढ़ाई के मामले में जेंडर की बात ही नहीं की जाती। जेंडर वाइज नहीं, वो केवल एज वाइज होता है। तो एज वाइज होमोजीनियस होता है क्लासरूम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपको पता है 3-3.5 साल का, 3 से लेकर 3.5 साल के बच्चे को ही नर्सरी या प्री नर्सरी जो बोलते हैं इसमें एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एज वाइज होमोजीनियस हुआ, सबके लिए बराबर है। इसमें मेल फीमेल जेंडर की कोई बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बच्चों। नो चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। ये बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी हमने कि भाई आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। क्लियर है ना आपको? तो सेक्शन याद करो। तो बच्चों सेक्शन था वो 17, तो 17 तो इसके अंदर है नहीं, तो नन। ये मत सोचना कि कभी नन आंसर नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव भी आंसर होगा जब आपको नॉलेज होगी, नहीं तो आप सोचोगे कि 15, 16, 18 में से कोई कर देते हैं। तो सेक्शन 17 क्या बोलता है कि किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं दे सकता कोई भी टीचर। ठीक है, चल
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। देखो 16 to 14 आर्टिकल है 21A, याद हो गया हमें। इसके बाद में क्या है, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, हो गया फंडामेंटल राइट। इसके बाद क्या याद रखना है, जो अभी बताएंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके तहत ये कंपलसरी एजुकेशन लाई गई। 83, 84, 85, 86, तो आंसर होगा 86, ठीक है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की बात की जाती है तो 86वां संविधान संशोधन था जिसके तहत आपका राइट टू एजुकेशन को लाया गया। याद हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। फॉर विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट, आ गया ना घूम के वही। तो 6 से 14 भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा 6 to 14 इज अ एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस जिसके लिए राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट होता है। अब इसकी चीजें याद रखनी है, एक तो 21A के अंदर मेंशन्ड है, एक आपका एज ग्रुप 6 से 14 है, एक ये फंडामेंटल राइट है। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है बताओ राइट टू एजुकेशन के बारे में, कि जो कन्वेंशन था राइट टू चाइल्ड कन्वेंशन, चाइल्ड राइट कन्वेंशन, उसमें 1989 में जनरल असेंबली में एक ट्रीटी हुई जिसमें ये डिस्कशन हुआ था कि भाई चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी कुछ बनना चाहिए, वो भी एक राइट होना चाहिए। चलो तो बच्चों देखो क्वेश्चन 10 हमने आपको कराए। 10 में से जब आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो 10 के अगर 40 भी नहीं बने होंगे तो मैं कहता हूं 30-40 क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे, है ना। अब ये सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है, इससे ज्यादा हम आपको नहीं पढ़ा सकते, 10 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि डीपली जाएंगे तो राइट टू एजुकेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी ये क्लास राइट टू एजुकेशन पे ली है तो अब हम आपको रिटन तरीके से समझाएंगे जो जो क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। चलो अब क्वेश्चन 1 या 11 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 से करते हैं। देखो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से आपने बताना है जो एडमिशन है, किसी बच्चे का जो एडमिशन है वो किस बेसिस पे होगा। तो एडमिशन का बेसिस ये थोड़ी देर पहले हमने आपको वैसे समझा दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था। तो बताओ एबिलिटी के बेसिस पे करोगे आप, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे करोगे, या पेरेंट्स की एजुकेशन पे करोगे, या उसकी एज पे करोगे। तो ऑब्वियसली एज ऑफ चाइल्ड। तो आपका इसका आंसर होगा एज ऑफ द चाइल्ड पे ही राइट टू एजुकेशन के अंदर एडमिशन का बेसिस रहेगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको करवाते हैं। आपको बताना है, देखो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो लर्निंग के लिए की जाती हैं, वो आपने याद रखनी है कौन कौन सी होती है। तो रिफ्लेक्शन होता है ना। अब ये थोड़ा सा ना जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके लिए ज्यादा काम आती है चीजें, बट थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्शन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया जो जरूरी है, उसके बाद इमेजिनेशन होगी, उनसे भी इमेजिनेशन करवाई जाती है ना। अब ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर कुछ और पूछा जाता है तो अगर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि कौन सा प्रोसेस नहीं होता है। रिफ्लेक्शन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, इमेजिनेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती। चलो क्वेश्चन 12 तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट कराते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following chapters of the Right to Education Act 2009 provide for the responsibility of schools and teachers? ठीक है, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है वो 2009 में आया, और 2009 में जो एक्ट आया
उसका कौन सा चैप्टर राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स की बात करता है? चैप्टर कौन सा चैप्टर जिसमें बात की जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट राइट्स, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। तो स्कूल और टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से चैप्टर में बात की जाती है? तो चैप्टर आएगा बच्चों उनका 4, चैप्टर 4 में ये मेंशन्ड है। ठीक है, किस में है? चैप्टर 4 में। चलो, बेसिकली इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो चैप्टर 4 है वो अगर इसकी हेडलाइन आप देखोगे तो इसमें आएगा आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ स्कूल्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। अब इंस्ट्रक्टर्स ही टीचर्स होते हैं ना, तो कैसे भी पूछ सकता है पूछने वाला आपसे। तो ये मेन हेडिंग है अगर चैप्टर 4 देखोगे आप राइट टू एजुकेशन का, कि ऑब्लिगेशंस ऑफ स्कूल्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। क्वेश्चन 13 हो गए आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत बनाया गया राइट टू एजुकेशन। अब ये आया कब? अगर आपको याद हो तो बच्चों ये आया 2002 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, कब आया? 2002 के अंदर ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 आया। और ये किस में इंसर्ट किया गया इसको? इससे ही बना आपका 21A। क्लियर सी बात है। चलो, अब थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि मेंटल हरासमेंट और फिजिकल पनिशमेंट, इस चीज की मनाही की जाती है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इन चीजों की मनाही की जाती है। तो और कौन कौन सी चीज हैं जो प्रोहिबिट होती है? यानी कि ये एक्ट है किन किन चीजों को निषेध करता है, किन किन चीजों को रोकता है। तो पढ़ लो, वो कुछ पॉइंट्स हैं आपके। एक तो ये तो पहला बताने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, मेंटल हरासमेंट हो गया और फिजिकल टॉर्चर हो गया, है ना। फिजिकल पनिशमेंट हो गया या मेंटल हरासमेंट हो गया। चलो इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, फिजिकल हरासमेंट। उसके बाद क्या होता है? एक होता है आपका प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। अब जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि ऐसा वो नहीं कर सकते। ठीक है। और एक स्कूल्स को जो रन करना है, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जा सकता। ये राइट टू एजुकेशन में प्रोहिबिट है, सीधी सी बात है। और एक ये है कि जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है एडमिशन में, उसको प्रोहिबिट किया गया है। मतलब कि आपने केवल एज देखनी है, आपने ये नहीं देखना कलर कोड या कोई किसी बच्चे की नॉलेज या इस तरह की चीजें, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, आपको पता होनी चाहिए, शायद पेपर में पूछ लें तो आपको पता हो। क्योंकि एक प्रोहिबिटेड हमने आपको बता दी, इसके बाद हमने सारी की सारी आपको बता दी। अगर क्वेश्चंस में पूछी जाती है तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये वही तरीका है, 6 से 14 साल के बच्चे का फंडामेंटल राइट है, या एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स फंडामेंटल राइट है। तो कैसे भी आपसे पूछा जाए तो आप बता पाओगे। 86 अमेंडमेंट आपको बता ही दिया हमने कि 2000 के अंदर आया था। अच्छा, फ्री एजुकेशन का शायद हमने कल क्वेश्चन करवाए थे आपको, इससे पहले जो एमसीक्यू करवाए हैं उसमें फ्री एजुकेशन का मतलब बताया था। तो पता है ना आपको फ्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कि नो चाइल्ड अदर देन अ चाइल्ड हु हैज बीन एडमिटेड बाय हिज और हर पेरेंट टू अ स्कूल which is not supported by appropriate government
कि किसी गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी बच्चे का एडमिशन, ठीक है। तो सेल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी एंड चार्ज और एक्सपेंसेस विच में प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परस्यूइंग और कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। ऐसे कोई भी चार्जेस जिनकी वजह से उनको अपनी शिक्षा पूरी करने में या उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत आती है, तो उसको रोका जाता है यहाँ पे। मतलब कि फ्री एजुकेशन का मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया है जो इससे पहली क्लास हुई है। चलो 16 हो गया, 17 हो गया। पीडीएफ के लिए आपने ज्वाइन करना है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो वीडियोस फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, बट पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाएंगे आप, और आपको फर्दर गाइडलाइन वहां से मिलेगी कि किस तरह से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इन क्लासेस की पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर लॉयल मेंबर ज्वाइन करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम आपको बता चुके हैं, मात्र 29 रुपीज में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं आपके, कि मेंबर ओनली वीडियोस, अर्ली एक्सेस हर वीडियो का, और लॉयल्टी बैजेज आपके नाम के सामने आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी लगी है तो लाइक करना। फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे जो हमारा व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसी तरह की क्लासेस या किसी और जॉब के बारे में लिटरली डिस्कशन हमारे चैनल पर होता है। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं mannatofficial14@gmail.com अगर आपका कोई सजेशन होता है या आपकी क्वेरी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।